हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ प्रकाश का परावर्तन, जो मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में इसे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसे पहला वीडियो के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ। तो माय डियर्स, इससे पहले मैं इसे अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो में पहली बार लाया हूँ। हालांकि जितना टाइम मैं ऑफलाइन में दिया हूँ उतना यहाँ पर संभव नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बताऊँगा ये फिजिक्स 10 क्लास, 8 क्लास, 7 क्लास में सब जगह पर ये चीज़ उपलब्ध है। आगे चलकर 12th में भी पाएंगे। ये NCERT सिलेबस 10 क्लास में ये चीज़ आता है, ठीक है। और आप चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड क्यों ना देंगे, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंस है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे आप किसी भी साइंस, रियल साइंस के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप जाएंगे, ये तो आपके लिए निश्चित और परफेक्ट है और रहेगा और आता है और आएगा ही। तो मैं देखता हूँ चैप्टर का नाम लिखे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो देखिए, बिल्कुल मैं छोटी सी पढ़ा देता हूँ, और पढ़ा भी क्यों ना दूँ, जो सिस्टम में मिले तो दिक्कत क्यों। जब बच्चे मेरे पास आते हैं, पढ़ते हैं 7 क्लास 8 क्लास, तो उसको 10 क्लास तक आते हैं मैं साइंस और कुछ आर्ट्स के, ये तो मैं 70-80% उसको कंप्लीट हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं 10 क्लास पढ़ाता हूँ। बात ये होती है कि जो चैप्टर मिलता है, टकराता है, उसको थोड़ा लॉन्ग से और ज़्यादा कर देता हूँ, तो फिर यहाँ तक उसकी मंजिल पहुँच जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले जब प्रकाश का परावर्तन है तो पहले हमको प्रकाश समझना चाहिए। प्रकाश क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। What is light, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु में पड़कर उसे देखने योग्य बनाता है। अब आपको अगर ऐसा नहीं लगता है तो देखिए, जब हम अंधेरे में हों और कोई चीज़ रोशनी में हो, तो क्या उसको हम देख पाएंगे? और फिर जब मैं रोशनी में हूँ, लाइट में हूँ, और एनीथिंग जिसको मैं देखना चाहता हूँ वो अंधेरे में है, क्या आपको देखने मिलेंगे? ये कभी नहीं। मतलब फिर से दूसरे सवाल, अब बोलिए कि किसी चीज़ को देखने के लिए उस वस्तु को रोशनी में होना चाहिए कि आपको रोशनी में होना चाहिए? तो इसका जवाब होगा कि नहीं। यदि मैं किसी वस्तु को देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं किस लाइट में हूँ या नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत इस बात की होती है कि जिस वस्तु को मैं देखना चाहता हूँ वो कहाँ पर है ना। यदि उसमें रोशनी मिलेंगे तो हमको देखने मिल जाएगा। तो क्या हो जाता है, तो इसके मतलब, तो जिससे हमको काम करने यानी देखने समझने में और उसको अध्ययन, उसके बारे में संश्लेषण विश्लेषण करने का मौका मिलेगा, तो कब होगा? जब उसको हम देख पाएंगे। तो देख पाने से हमको क्या मिला? अर्थात यह तो एक ऊर्जा का ही रूप हुआ। तब इसका मतलब हम इसको कैसे परिभाषा दे पाएंगे? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु में पड़कर हमें देखने योग्य बनाता है। क्या बोले? फिर से सुनिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु में पड़कर हमें देखने योग्य बनाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें देखने योग्य बनाता है, ठीक है। अब बिल्कुल समझ गए होंगे। तो प्रकाश क्या हो गया? ये देखने योग्य बनाता है। लेकिन इस प्रकाश में इतना ही नहीं, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किस वस्तु में पड़कर हमें देखने योग्य बनाता है। प्रकाश किरणों का, आपको किरणों का समूह होता है, ठीक है। प्रकाश कैसे होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे कि अगर हम इसको बीम सोर्स को ऐसे हम सूचित करेंगे तो इस तरह से हम इसको दिखा पाएंगे, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है कि नहीं, तो इसके लिए एक छोटी सी मैं आपको प्रैक्टिकल शो कर सकता हूँ।
ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, है ना। ये मैं मानता हूं कि एक गत्ता है, यहाँ पर कैंडल जला दें, अगर एक मोमबत्ती जला दें, इसको हम यहाँ पर छिद्र करें, इसको हम यहाँ पर छिद्र करें, इसको हम यहाँ पर छिद्र करें, और यहाँ से मेरी आँख से इसको हम देखना चाहेंगे, तो क्या हमको मोमबत्ती देखने मिलेगा? अब देखिए, इधर देखिए, क्या हमको मोमबत्ती देखने मिलेंगे? नहीं। अब बोलेंगे नहीं, क्यों? कि देखिए, इसका जो छिद्र होगा इसको ऊपर हो गया, नहीं होगा ना। लेकिन इसी मोमबत्ती को अगर हम देखना चाहेंगे, इस छिद्र को अगर हम यहाँ पर कर दें, तो क्या आपको देखने मिलेगा? तो एस इट इज़ राइट, हाँ, हमको जरूर देखने मिल जाएगा, है ना। तो इसके मतलब क्या हो गया? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश में क्या होता है? किरणों की समूह होता है। प्रकाश किरणों की समूह होता है, और ये किरणों की समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। अब देखेंगे क्या कि प्रकाश, दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको समझ में आता है कि सभी वस्तुएं ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे देखिए, कुछ चीज़ प्रकाश से निकलती है, किस चीज़ से नहीं निकलती है। तो जिससे प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित हो जाता है, उसको भी एक ग्रुप में रखना चाहिए हमको। और जिसमें प्रकाश नहीं निकलता है, जैसे कि देखिए, ईंटा पत्थर, घर मकान, कपड़ा, किताब, बोर्ड, इस सारी चीज़ों से क्या इससे प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। लेकिन देखिए तो जुगनू, सूर्य, तारे, ठीक है, जलती ही मोमबत्ती सूर्य से निकलती है ना। तो बोला गया, इस दृष्टि से हम पदार्थों को, वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। क्या बोले? एक प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब क्या हो गया कि वही वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे बल्ब, जैसे सूर्य, जैसे तारे, जैसे जुगनू, जैसे कैंडल्स। इसी प्रकार जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त, नॉन लुमिनियस। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस। अब देखते हैं ये चीज़ में फिर क्या हो जाएंगे कि इस प्रकार से आपको लुमिनियस, नॉन लुमिनियस के आधार पर आते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश की किरण, जो किरण पुंज, जिसको बीम्स बोलते हैं, कि समूह कई समूह से मिलकर बनी होती है, उसे किरण कहते हैं। ये प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखता हूँ। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? अब दूसरा के बारे में क्या सोचेंगे आप? तो समांतर किरण पुंज, उसके बाद क्या हो जाता है? अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाता है? अभिसारी किरण पुंज। अब देखते हैं माय डियर्स, मेरा विचार है कि कुछ बातें को ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि आप अगर मैं बोलूँ भी नहीं तो शायद किसी गाइड में, किसी गैस पेपर में या किसी किताब में कहीं कहीं कुछ बातें मिल जाती है। लेकिन शायद मेरा अपनी पर्सनल राय है, किताब को तो आंसर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, आपको कई बातें को समझनी चाहिए। तो समझने के लिए जब तक ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे तब तक समझेंगे कैसे। तो चलता हूँ। तो 1 नंबर में है अपसारी किरण पुंज, है ना। ये अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज ऐसे होते हैं जो एक बिंदु से निकलता है, निकलकर विभिन्न दिशाओं में
या फैलती चली जाती है उसको कैसा किरण कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। फिर से एक बार सुन लीजिए, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज, इसे डाइवर्जिंग कहते हैं। ठीक है, जबकि समांतर के बारे में तो आपको समांतर समझ में आता ही है कि समांतर है ना, समांतर। वैसा किरण पुंज जो समांतर निकली हो और समांतर दिशा में जाते रहे उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। लेकिन कुछ किरण पुंज ऐसे भी होते हैं जो विभिन्न बिंदुओं से निकलकर या कई जगह से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं, है ना। फिर से समझ लीजिए, वैसा किरण पुंज जो विभिन्न बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इस प्रकार आप किरण पुंज को बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस किरण पुंज से क्या होता है? अब क्या हो गया कि पदार्थ किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ऐसे हो सकता है कि इससे हम आर पार देख पाते हैं, ऐसा हो सकता है कि उसको आर पार बिल्कुल नहीं दिखता है, जैसे दीवार है, जैसे ये गत्ता किताब है। ठीक है, एक मनुष्य भी उसके आर पार नहीं दिखती है। और एक ऐसा हो सकता है जिसके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखता हो, जैसे आपका घिसा हुआ मोबाइल की स्क्रीन, जैसे कागज़ में लगा तेल लग जाए तो क्या हो जाता है, वही अधुंधला सा दिखता है, जैसे कुहासा इसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या क्या कह सकते हैं? तो देखिए, सिर्फ इस हिसाब से पदार्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। क्या बांट सकते हैं? पारदर्शी, पारभासी, ठीक है, और अपारदर्शी। तो इस हिसाब से देखेंगे हम कि देखिए, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलूसेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलूसेंट। अब क्या हो गया कि वैसे पदार्थ जिससे आर पार दिखता है, वही पदार्थ जिसके आर पार दिखता है पारदर्शी कहते हैं, जैसे स्वच्छ जल, कांच, हवा आदि। जबकि कुछ हो जाता है अपारदर्शी, कुछ क्या बोल देते हैं? कुछ अपारदर्शी। तो क्या हो जाता है? अपारदर्शी। अ मीन्स नहीं, पार तो पारदर्शी मीन्स देखना। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको? अपारदर्शी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपेक। जिसके आर पार नहीं दिखता है, दीवार, कपड़ा, मोटा गत्ता, ये मेरा वाइट बोर्ड, ठीक है, आपका इस तरह से कोई भी चीज़, किताब, कॉपी, etc। जबकि क्या हो जाता है, कुछ इनके बीच बच जाते हैं जिसका नाम है पारभासी। पारभासी, पारभासी क्या होता है? पारभासी क्या हो जाता है? पारभासी ऐसे हो जाता है जो आपको थोड़ा दिखता हो, फुल नहीं, हल्का सा जाता हो, धुंधला सा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पारभासी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हो गई। अब बात चल जाती है, मेडियर से मैं लिखा दूंगा, आप नो टेंशन रहिए, पहले इसको समझ जाइए, फिर मैं आपको एक तरफ से सब ग्रुप लिखा देंगे। अब देखता हूँ क्या कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो हम देखते हैं कि अगर ये मेरा एक दर्पण हो, इससे अगर किरण आए तो निश्चित तौर पर इधर चली जाती है ना। तो इस प्रकार इधर चली जाती है। तो इसके जाने के पीछे एक राज होता है जिसका नाम ए लंब या विलंब कहलाता है। इसका नाम क्या हो जाएंगे? आपतित किरण। इसका नाम क्या हो जाएंगे? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे?
परावर्तन कोण, है ना। इसको I कहते हैं, इसको R कहते हैं। इसको अगर O बोलेंगे तो आपतन बिंदु हो जाएगा, ये आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम मिरर दर्पण कहेंगे इसको, है ना। चलता हूँ, सबसे पहले इसके पहले थोड़ा जान लेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर आती है, गिरती है या टकराती है तो क्या वहीं रहेंगे? नहीं, उससे टकराकर वापस लौट जाता है। क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर इसको लिखित रूप देने अगर चाहेंगे तो लिखित रूप देने के लिए क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माय डियर्स, मेरे यहाँ पर तो इस सब 7th में लोग भली भांति बड़े फ्लाइटली, मैं जितनी बात अभी बोल रहा हूँ इसमें एक शब्द भी कम बेस नहीं करता हूँ। मैं तो सिखा देते हैं लोगों को, और बेहतर से लोग सीख भी जाते हैं, जान भी जाते हैं। बाई चांस जो नहीं आते हैं, चाहे कम पढ़ते हैं 8 क्लास में, 9 क्लास में, अर्थात कि मैं इसमें एक ऐसी भी बिंदा नहीं लिखाने वाला हूँ या बोलने वाला हूँ जो मेरे यहाँ के 7th क्लास 8 क्लास के बच्चे ना जानते हो। तो क्या हो जाता है, तो आपको भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी जानते होंगे, बस इसे समझ लीजिए, बस आगे चलते बनेंगे। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर आपतित होती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। लेकिन ये भी होता है, जब एक थोड़ा सा साइड में जान लीजिए कि जब ये समांतर, जब चिकनी से टकराता है तो ये समांतर दिशा में जाती है, लेकिन जब उबड़ खबड़ में टकराता है तो क्या हो जाता है, जैसे इधर गया इधर चला गया, इधर गया इधर चला गया, इधर गया इधर चला गया, है ना। तो क्या हो जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, अनिश्चित दिशा में लौट जाती है ना। तो क्या बोलते हैं इसको? अनियमित परावर्तन कहा देते हैं। अब लेकिन मैंने जितने सारे फोटो में चीज़ लिखे हैं इनको आप एक बार जानेंगे, बस मैं जितना ही समझूंगा कि आज मैंने कुछ कर गया। तो चलता हूँ क्या है, तो इसमें देखते हैं हम कि प्रकाश, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन जो प्रकाश मेरी चमकीली सतह पर या परावर्तक सतह पर आ रही थी उसका नाम आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखेंगे, इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला गया, इसे अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। तो क्या हो गया, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाली गई लंब को लंब या अभिलंब कहते हैं, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब क्या कह देते हैं कि देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, इस कोण का नाम आपतन कोण, इसे I से सूचित करते हैं, ठीक है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको परावर्तित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब क्या हो गया कि इसके बीच ये भी बोल दिए। अब यहाँ पर जिस बिंदु पर देखिए किरण आपतित हो रही थी, यहीं पर टकरा कर गई, यहीं पर अभिलंब बनी, यहीं पर अपतन कोण यहीं पर, यानी कि जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब इतनी तो बात हो गई, लेकिन कोई प्रकाश कब मुड़ता है, ठीक है, कितना मुड़ता है, तो यहाँ पर देखने मिलता है कि यहाँ पर I लिखा हो, यहाँ पर R, तो देखने में लगता है बराबर है। यहाँ पर एक दूसरा सवाल बन जाता है, प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए भी कुछ बातें हो जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। दो नियम है ना? कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अब देखते हैं वो कौन से हैं। तो नंबर 1,
क्या, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों क्या हो जाता है, एक ही बिंदु पर हो जाता है, एक ही सतह पर होता है। नंबर 2, ये जो आपतन कोण है, जो परावर्तन कोण है, दैट्स मीन आई और आर, जिसे आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं, ये हमेशा बराबर होता है। ये कितने इंपॉर्टेंट सवाल है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आप अगर देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी साइंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हो तो वहाँ पर ऐसे सवाल आपको अक्सर देखने मिलते ही हैं। चाहे प्रेजेंट टाइम में 2021 का एग्ज़ाम ले लीजिए, 2020 का मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे जिधर से भी जाइए ऐसे सवाल आते ही हैं और आते ही रहेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल पर होता है, दैट्स मीन इसके ऊपर होता है। नंबर 2, क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अब ये परावर्तन के नियम भी आपको पूरा हो रहा है। अब हम क्या समझते हैं कि इसका परिभाषा भी तो डिफरेंट सेपरेट रूप से दे दिया गया। अब यहाँ तक के लिए एक स्टेप खत्म होता है। अब जब आता है तो इसमें आएंगे मिरर, दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और ये दर्पण समतल भी होता है, गोलीय भी होता है, सब कुछ होता है। तो मैं इतना समझ लेता हूँ, तब फिर इसको एक तरफ से फिर हम जान जाएंगे। तो चलता हूँ आगे की ओर। देखते हैं कि दर्पण के बाद इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो हो जाता है आपको क्या, दर्पण। तो देखेंगे कि जब कोई शीशा ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, अगर उसकी एक सतह को हम कलाई कर दें, फेंट कर दें, और दूसरी सतह परावर्तक सतह हो जाए, अतः जिससे हम अपनी चेहरा देख सकते हैं, मुंह देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह समझेंगे। तो जब प्रकाश की किरणें, मैं दर्पण की परिभाषा दे रहा हूँ, तो दर्पण की परिभाषा में क्या हो जाएगा कि आपको जब किसी कांच की एक सतह को कलाई, फेंट, रजित कर दिया जाता है, जैसे दूसरी सतह परावर्तक सतह होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, दर्पण कह देते हैं। अब यह दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो देखेंगे कि ये दर्पण या तो समतल भी हो सकता है, नहीं तो फिर गोल टेढ़े भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। नहीं तो देखिए आप घरेलू घर पर रहते हैं, अब बर्तन देखिए, अगर नई चमकीला चमकदार बर्तन हो, जैसे लोटा, जैसे गिलास, जैसे चम्मच, जैसे कटोरा, ये छोटे छोटे गमले सब, तो आपको उसके कैसा नज़र आएंगे। कभी आपको फ़ोटोज़ में अगल बगल सट के देखिए, जैसे ऐसे देखिए, तो चम्मच के अगर इस भाग में देखेंगे तो आपको उल्टा फ़ोटो नज़र आता है। ऐसी चम्मच का अगर इस भाग में देखेंगे तो आपको सीधा फ़ोटो नज़र आएगा। फिर इसमें देखेंगे तो आपके सिर नीचे आएंगे। फिर कभी इसके आगे पीछे कीजिए तो छोटा बड़ा भी लगता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसमें भी गुण अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अब आपके पास कि इस हिसाब से दर्पण को सबसे पहले हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में, एक समतल और दूसरा गोलीय। अब समतल तो आपका हो गया, ये समतल दर्पण, अर्थात जिसका परावर्तक सतह समतल हो, एक समान हो, एक चौरस हो, उसे समतल दर्पण कहा दिया। लेकिन गोलीय का मतलब क्या कहेंगे जी, तो गोलीय का मतलब हम वही कहेंगे कि एक वैसा दर्पण जो किसी खोखला गोला से बना हो, दैट्स मीन इसको काट लेंगे। अगर यहीं पर हम कह देता हूँ तो देखिए तो है ना कि गोला वृत्ताकार गोला था, अब इससे जो उठा लेंगे तो इसे उठा लिया हम, तो ये ऐसा हो गया। अब यह एक दर्पण है और ये जो मैंने इधर काटा है इसको उठा लेता हूँ, यह भी एक दर्पण है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है उत्तल दर्पण, इसका नाम हो जाता है अवतल दर्पण, इसका नाम क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। अब क्या हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। इसका परिभाषा देना बड़ी आसान है, लोग कई तरह से देते हैं। एक बार उठा हुआ धसा हुआ के नाम पर, तो इसको देखेंगे क्या, ये उत्तल दर्पण लगता है कि बाहर इसका परावर्तक सतह इधर है, इसका इधर धसा हुआ है, तो धसा हुआ भाग तो लगता है पेंट किया हुआ है और उसका चमकीला सतह चमकदार है। यानी इसी परिभाषा हम दे सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका आंतरिक सतह कलाई किया हुआ हो तथा बाहरी सतह परावर्तक सतह हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और दूसरा ये भी बोल सकते हैं अवतल के लिए कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलाई किया हो, पेंट किया हुआ हो तथा आंतरिक भाग परावर्तक सतह हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका लोग ऐसे भी परिभाषा देता है कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, देखिए झुका हुआ है ना, बिल्कुल झुका हुआ है, तो उसे भी अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि आप उठा हुआ के नाम से लीजिए तो भी चलता है, धसा हुआ के नाम से ले भी तो भी चलता है।
अब जब इतना दर्पण समझ जाते हैं तो दर्पण के बाद अब आ जाता है दर्पण का क्या, दर्पण कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनता है ना, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो इसको भी हम समझ जाएंगे कि अब देखते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखेंगे हम प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं। अब देखेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रकाश की किरणें जब आकर बिंब दर्पण से टकराता है चाहे दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे ईंटों जब हम अवतल दर्पण ले लेता हूँ तो इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट्स रख दे, ठीक है, इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट्स रख दे हम, तो इसका प्रतिबिंब आपको कहाँ पर बनेंगे, इसके प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाते हैं। अगर इसको ए बोलते हैं ए बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाते हैं। आ सकते हैं कि प्रतिबिंब में जो किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ से प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होती है, किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। यह प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक हो जाता है कितना, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बोला गया कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जहाँ पर मिलती है, काटती है, कटन बिंदु होती है, वास्तव में कटन होता है, उस वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलती नहीं बल्कि मिलती ही प्रतीत होती है, हमको लगता है कि शायद वहाँ से आ रहा है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर तो इसको भेजा, लेकिन क्या हो गया कि आपको वहाँ से आती है, महसूस होती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये प्रतिबिंब 2 प्रकार हो जाता है। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब आपको उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपको आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, बट उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा होता है, अवतल दर्पण में एक बार बड़ा होता है, ठीक है। और ये हो गया आपको बस इतना, मैं जितना ही समझता हूँ आप इसे मैं लिखा दूंगा माय डियर्स। वैसे आप मेरे चैनल्स, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं इसका नोट्स भी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। वैसे वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे, मैंने जितनी बात बोले ये बातें आपको मैं दे भी सकता हूँ। तो ठीक है, आप हमें कमेंट्स ज़रूर करेंगे कि आपको यह कैसा लगा। ये मेरा पहला वीडियो था साइंस का, ठीक है। आप उसके आधार पर आप कैसे लगे, क्या क्या करेंगे, चाहे आपको इस तरह से साथ साथ बोल दी जाए या बोर्ड में लिख दी जाए कि कैसे किया जाए, आप हमें ज़रूर कमेंट्स में इस बात को शेयर करें। और ये इसको मैं ऑफलाइन में थोड़ा कुछ और होता है, यहाँ पर जब ऑनलाइन है तो इसमें थोड़ा कुछ अंतर आएंगे, बल्कि इसको समझेंगे और इसे अब समझने की और आपको कैसे समझ में आएंगे, किस तरह से करेंगे, वो भी बातों को हमको शेयर करेंगे। माय डियर्स, आप अगर देख रहे हैं, आपके घर साथी हैं, तो आप उससे ज़रूर इसको आप शेयर करें, ताकि ये मेरा बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है, इसको डेवलप होने दीजिए। और फिर आगे जैसा जब अभी इसमें मेरा लाइव स्ट्रीम उपलब्ध नहीं है, जब लाइव आ जाएंगे तो फिर मैं लाइव सब कुछ आपको बिल्कुल कोचिंग जैसे आप पढ़ते हैं उसी तर्ज पर, उसी ढंग पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कैसे होंगे, आपके बीच में कमेंट्स भी देखी जाएंगी, आपकी सारी समस्या का निदान होगा। तो ठीक है डियर्स, मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। आपको नोट्स चाहिए या नहीं ज़रूर हमको बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।